हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रोपीडिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले आप लेक्चर नंबर 1 को और 2 को देख लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा लेक्चर नंबर 3 से। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इस डिफरेंस में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि किसी भी गिवन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं, फिर उनके अंदर जो बॉन्डिंग और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, वो क्या हैं, फिर कुछ एग्जांपल हम देखेंगे उनके, फिर हम पढ़ेंगे उनके फिजिकल नेचर के बारे में, जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, ठीक है, उनकी हार्डनेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टडी करेंगे और लास्ट में हम स्टडी करेंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉलिड जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड मेनली 3 टाइप से फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल हमें मेनली 3 टाइप के मिलते हैं। पहले वो मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होते हैं, सेकंड वो मॉलिक्यूल जो नेचर में पोलर होते हैं, और थर्ड वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। सो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात की जाए, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिलेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें पोलर मॉलिक्यूल मिलेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलेंगे। सो जिस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, मॉलिक्यूल भी उसी नेचर के होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब अगर बात की जाए कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस, ठीक है, लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस। और ये फोर्सेस काफी वीक कंसिडर की जाती हैं, ये काफी वीक फोर्स होती हैं। इसी वजह से ये नेचर में हमें सॉफ्ट मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि रूम टेम्परेचर पर ये हमें सॉलिड ना मिल करके गैस या लिक्विड मिले, ठीक है। तो नेचर में काफी सॉफ्ट होंगे। रूम टेम्परेचर पर ये हमें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए ना मिलकर गैस की फॉर्म में या मिलते हैं वो हमें लिक्विड की फॉर्म। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये नेचर में इंसुलेटर होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा भी तो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए ये नेचर में इंसुलेटर होते हैं। और क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हैं, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है, काफी कम होता है। क्लियर है। सेकेंड टाइप के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो होंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें मिलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करती हैं वो होती हैं डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शंस। क्लियर है। ये फोर्सेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए फिजिकली ये भी हमें सॉफ्ट सॉलिड या फिर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए पाए जाते हैं। कई बार रूम टेम्परेचर पर ये गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये भी नेचर के अंदर इंसुलेटर होंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा मूवमेंट शो करने के लिए, और मेल्टिंग पॉइंट इनका वैसे लो होगा, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स थी वो सबसे वीक फोर्स है,
और पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। डाइपोल डाइपोल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड वो डिस्पर्सन फोर्सेस से ग्रेटर होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपैरिजन में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन में हायर हो जाए। थर्ड टाइप का जो सॉलिड है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सो बॉन्डिंग और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, नेचर में हार्ड होंगे, फिजिकल नेचर हार्ड होगा, ये भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, सो इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें लो ही मिलेगा। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है, जैसे आर्गन CCl4, H2I2CO2 नॉन पोलर। पोलर वाले में हम पोलर मॉलिक्यूल्स लेके चल पड़ेंगे, जैसे HClSO2, और हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लिख लेते हैं जैसे H2O, HF, अमोनिया एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट जो सॉलिड था मॉलिक्यूलर सॉलिड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आयनिक सॉलिड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, वो आयन ही होते हैं। ठीक है, और आयंस के अंदर जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, या फिर उनको कूलम्बिक फोर्स भी हम कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, वो कैटायन होगा और एनायन होगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। इसी टाइप से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैटायन एंड ऑक्साइड आयन। सो आयनिक सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे, और उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, कूलम्बिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इसलिए ये नेचर में हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि ये मुड़ते नहीं हैं, इनको बेंड नहीं किया जा सकता, ये टूटेंगे सीधे, नॉट बेंडेबल, ये बेंड नहीं होंगे। सो जब तक फोर्स बेंडिंग फोर्स से कम है या ब्रेकिंग फोर्स से कम है तब तक ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखेंगे, और जैसे ही हमारे द्वारा अप्लाई की गई फोर्स ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो ये बैंड होने की बजाय सीधे डायरेक्टली टूट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जनरल एग्जांपल जो ब्रिक होती हैं वो भी इसी टाइप से बिहेव करती हैं कि फोर्स लगाते जाओ, जब तक ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं तब तक वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगी, और जैसे ही फोर्स ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगी वो एकदम से ब्रेक हो जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे जो सॉलिड हैं उनको हम हार्ड और ब्रिटल कहते हैं। अगर आयनिक सॉलिड्स की कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, लेकिन जब इनको मेल्ट कर दिया जाएगा यानी इनको पिघला दिया जाएगा या इनका सॉल्यूशन बना दिया जाएगा तब ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन देते हैं कुछ इस वे में कि जब तक NaCl सॉलिड था, तब तक ये जो आयन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बाइंडेड हैं। ठीक है, ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम स्पेस होता है। सो जब तक ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तब तक वो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा या इस तरह उसका स्ट्रक्चर होगा जो कि आयंस को मूव नहीं कराने के कैपेबल है, या इसमें आयंस मूव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने से इनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, और ऐसे केस में ये जो आयंस हैं ये आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स थी वो टूट गई, तो फोर्स के टूट जाने के कारण, हट जाने के कारण अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि लिक्विड जो स्टेट होती है उसमें स्पेसिस या उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो सॉलिड थे तब तक वो इंसुलेटर थे। अब जैसे ही वो लिक्विड हुए हैं, मोल्टन फॉर्म में आए हैं या एक्वस फॉर्म में आए हैं,
अब वो कंडक्टर बन गए हैं। तो आपको याद रखना है कि इंसुलेटर हैं कब तक, जब तक सॉलिड स्टेट में है, और कंडक्टर हो जाएंगे कब, जब या तो उनको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या एक्वस फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एक्वस फॉर्म या फिर मोल्टन फॉर्म के अंदर वो कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड है, सॉरी एक पॉइंट रह गया, मेल्टिंग पॉइंट। सो क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, कोलम्बिक फोर्स हैं, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हमें हाइयर मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड टाइप के जो सॉलिड हैं उनको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल मेटलिक पॉजिटिव आयन होंगे, मेटल के पॉजिटिव आयन होंगे, और जो कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होंगे। तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल लें, एग्जांपल के लिए हम आयरन ही ले लें, तो आयरन जो है उस आयरन के किसी एक पोर्शन के अंदर आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जो मेटल्स हैं जनरली उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस वजह से वो एनर्जी गेन करेंगे लाइट से, और आयनाइज होकर बनाएंगे, आयनाइज होकर के प्रोड्यूस करेंगे कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से निकल के बाहर नहीं जाते, रहते तो वो उस मेटल के पोर्शन के अंदर ही हैं, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर मेटल के एटम प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो मेटल का एटम था वो तो आयनाइज होकर के आयन बन चुका है। सो आयरन के अब की बार हमें मेटल एटम ना मिल करके हमें मिलेंगे आयंस, और साथ ही साथ वहां प्रेजेंट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, ये उसके लास्ट शेल्स रिमूव हो चुके हैं, तो ये फ्री हैं, ये मूव कर सकते हैं कहीं भी। सो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और उनके बीच में हमें मिलेंगे मेटल के आयंस। आप देख रहे हो यहां से कि एक आयरन के एटम ने डोनेट किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाकर के एक आयन प्रोड्यूस हुआ है, एक कैटायन। सो इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो आयन सिर्फ एक है। सो अगर कैटायन देखें तो कैटायन की संख्या x होगी, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो उसका 2 टाइम्स होगा, 2x। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो ज्यादा है और जो कैटायन प्रेजेंट है वो कम है। इसलिए हमने कहा है कि मेटेलिक सॉलिड में हमें एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी मतलब समुद्र का मतलब जहां पर लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो काफी सारी लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और उनके साथ साथ वहां पर हमें पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे, पॉजिटिव मेटल के आयन भी मिलेंगे। सो मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मेटल आयंस यानी पॉजिटिव आयंस होते हैं, साथ ही साथ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात और आप याद रखिएगा कि मेटेलिक सॉलिड में ये जो कैटायन हैं, इन कैटायंस को हम यहाँ कैटायन ना कह करके एक दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिनको कहते हैं पॉजिटिव कर्नल्स। इस वर्ड का इस्तेमाल हम एक बार फिर से इसी चैप्टर में करेंगे, लास्ट टॉपिक में। तो याद रखना कि मेटेलिक सॉलिड में जो कैटायन प्रेजेंट हैं उनको हम पॉजिटिव कर्नल्स के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव कर्नल्स होंगे और साथ ही साथ होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात भी हम जानते हैं कि मेटल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। सो जो पार्टिकल्स हैं वो तो मेटल के आयन और इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो है मेटेलिक बॉन्ड। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, कोई भी मेटल इस तरह से बिहेव करेगा। ये वैसे तो फिजिकली नेचर में अगर देखा जाए तो हार्ड होते हैं, लेकिन लोअर क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, यानी इनको हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनसे हम वायर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, तार भी बना सकते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो मेटेलिक सॉलिड नेचर में कंडक्टर होंगे, चाहे वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हैं चाहे वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है।
क्योंकि अभी आपने देखा कि आयरन के उस पोर्शन के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो फ्री थे मूव करने के लिए। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए तो इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जरूर करेंगे, ठीक है, चाहे सॉलिड स्टेट हो और चाहे मोल्टन स्टेट हो। क्लियर है? अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, फेयरली हाई होता है, ठीक है। सो ये हम मेटेलिक सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव कर्नल्स हैं और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग जो फोर्स है वो मेटल में मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा हमें, ठीक है। फिजिकल अगर देखा जाए तो फिजिकली हार्ड होंगे लेकिन मेलिएबल और डक्टाइल भी होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टर होते हैं चाहे स्टेट सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, यानी मोल्टन हो, और मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक या लास्ट सॉलिड पर, जिसका नाम है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एटम्स होते हैं, और वो एटम्स जो फॉर्मेशन करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की, ऐसे एटम जो फॉर्मेशन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करने वाले, ठीक है, एटम यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह काम करते हैं। बॉन्ड कैसा होगा? बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। नेचर क्या होगा? फिजिकली हार्ड होंगे। हाँ, एक्सेप्शन में कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सॉफ्ट भी हैं। तो जनरली हार्ड होंगे और इंसुलेटर होंगे। और हार्ड होने के कारण, क्योंकि जो बॉन्डिंग यहाँ पर बनी है वो कोवलेंट बॉन्डिंग तो है, लेकिन इनको हम एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि एक एटम काफी सारे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो काफी सारे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, या कह सकते हैं कि वेरी हार्ड होंगे, और इसी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप डायमंड कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। डायमंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का ही एक एग्जाम्पल। लेकिन हार्डनेस और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल रिवर्स। ग्रेफाइट सॉफ्ट और कंडक्टर होता है। वैसे जैसा डायमंड की बात की जाए तो डायमंड कोवलेंट सॉलिड होते हुए हार्ड है और इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड होते हुए ही सॉफ्ट भी होगा और कंडक्टर भी होगा। सो ये जो बिहेवियर है ये एक्सेप्शन बिहेवियर है। डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड इंसुलेटर था, ग्रेफाइट कंडक्टर है। तो आइए स्टडी करेंगे बार इसके बारे में कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। हम डायमंड के बारे में बात करेंगे। डायमंड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। डायमंड के स्ट्रक्चर में एक सिंगल कार्बन एटम 4 और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होता है, और फर्दर ये जो कार्बन एटम होंगे, ठीक है, ये जो कार्बन एटम है ये फर्दर और फिर 3 कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब एक के साथ तो पहले से ही कंबाइन हो चुका है, फर्दर 3 के साथ और कंबाइन हो जाएगा। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में जब आप चेकिंग करते हो तो पाओगे दैट ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। हर एक कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हर एक कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और जब कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि चारों के चारों ही सिंगल बॉन्ड है, जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण डायमंड की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, यानी कार्बन एटम टेट्राहेड्रल मैनर में प्रेजेंट होंगे। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप जानते हो कि बीच में एक सेंट्रल एटम आता है, ठीक है। एक एटम ऐसे ऊपर या इसी प्लेन में, एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे, और एक एटम आता है ऐसे। इसमें से 2 जो एटम होते हैं, या कहें कि 2 जो बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, और एक बॉन्ड होता है अबव द प्लेन, एक होता है अबव द प्लेन, और एक होता है बिलो द प्लेन।
एक होता है अबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन। ठीक है, जैसे कि आप फिलहाल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो या लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर देख रहे हो, तो दो एटम जो होंगे, दो बॉन्ड होंगे, वो आपकी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रेजेंट होंगे, जबकि एक जो एटम होगा जिसको हमने इस सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट किया है, ये जो एटम प्रेजेंट होगा, ये जो बॉन्ड होगा, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन से ऊपर निकला हुआ होगा। और ये जो डॉटेड वेज की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, ये जो बॉन्ड है, ये आपका बिलो द प्लेन, यानी कि उस मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इस तरह की ज्योमेट्री को हम नाम दे देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो इस तरह की ज्योमेट्री की वजह से ही कार्बन जो है डायमंड के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम नेटवर्क स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो डायमंड का यहाँ जो स्ट्रक्चर है, डायमंड कार्बन का जो अरेंजमेंट होगा डायमंड में, वो कुछ इस टाइप से होगा कि वहां हमें एक नेटवर्क स्ट्रक्चर मिले। और क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन जो एटम है वो टेट्राहेड्रली प्रेजेंट है, इसलिए ये हार्ड फील होता है या हार्ड प्रेजेंट है, हार्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो, पहली बात बता दूं आपको, प्लेनर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर हर एक कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम फॉर्म्स ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड, सिर्फ 3 ही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन वो करता है। हर एक कार्बन एटम सिर्फ 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसके स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होगा या आपको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पता होगा, उसी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ग्रेफाइट। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ग्रेफाइट। ये आप एक लेयर कंसिडर कर सकते हो, ऐसे ही 1 2 3 4 लेयर आपको नीचे और ऊपर की तरफ मिलती जाएंगी। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी सारे के सारे जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं। सिर्फ यही कारण है ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने का। सो डायमंड हार्ड इसलिए है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नेटवर्क होते हुए टेट्राहेड्रल मैनर में प्रेजेंट है, जबकि अगर ग्रेफाइट की हम बात करें तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो प्लेनर हैं, वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, जिस वजह से वो हमें सॉफ्ट फील होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें तो ये थी, ये जो अब तक हमने जो बातें की वो थी उसकी हार्डनेस के बारे में, उसकी सॉफ्टनेस के बारे में। अगर हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से डायमंड इंसुलेटर होगा और ग्रेफाइट कंडक्टर होगा। सो जैसा कि हमने जाना कि डायमंड के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक की, तो कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिली वो sp3, क्योंकि उसने 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। अगर हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देखना चाहें तो हम सब जानते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे। जब बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो हम सबको पता है कि 2s के इलेक्ट्रॉन्स को, 2s के एक इलेक्ट्रॉन को हम 2p सब शेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे शिफ्टिंग हो जाती है, तब जाकर के कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो क्योंकि यहाँ हर एक कार्बन एटम ने 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कंसिडर करें यहाँ से पहला सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इस अनपेड से सेकंड, यहाँ से थर्ड, और यहाँ से बन जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद में कार्बन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं बचा है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं बचा है, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले चुके हैं, इसी वजह से ये नेचर में होता है इंसुलेटर। लेकिन अगर हम डिस्कशन करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था कि ग्रेफाइट में जो कार्बन है
उसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, वो प्लेनर फॉर्म एक्वायर करता है और बॉन्ड बनाता है सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स चाहिए वो है sp2। यानी ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। अगर sp2 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 2s के अंदर वही सेम एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करके 2s के एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करके कहा 2p सबशेल में एंटर करवा दिया। क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन को सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, सो पहला सिग्मा बॉन्ड वो 2s से फॉर्म करेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड वो एक 2p ऑर्बिटल का यूज कर लेगा, तीसरे सिग्मा बॉन्ड के लिए वो दूसरा 2p ऑर्बिटल यूज कर लेगा। लेकिन एक 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने में एक बॉन्ड 2s से बन गया और बाकी जो 2 बॉन्ड थे वो 3 2p के ऑर्बिटल्स थे। उन तीनों 2p ऑर्बिटल्स में से हमने 2 ऑर्बिटल्स यूज कर लिए, तो एक जो ऑर्बिटल था वो अनबॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शो कर सकता है अपॉन गेन ऑफ एनर्जी। जैसे इसको एनर्जी दी जाएगी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है और इसी मूवमेंट के शो होने के कारण ही ग्रेफाइट को हम कंडक्टर कहते हैं। सो डायमंड और ग्रेफाइट के जो कंडक्टर और इंसुलेटर होने का जो रीजन है वो एक्चुअल में इनके अंदर प्रेजेंट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज है जबकि ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अनपेयर्ड है ग्रेफाइट में, जो मोमेंट शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कंडक्टिविटी शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई किसी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।